चलिए कल से क्लास आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पहुंच चुके थे, संविधान हमारा बन चुका था। इस तरह से संविधान की किताब हमने देखी थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार संविधान जो है 22 भागों में बटा हुआ है, प्रत्येक भाग अनुच्छेदों में बटा हुआ है। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जो चीज़ें बच गई थी, संविधान बनाने वालों ने अनुसूची एक अलग से बनाई संविधान में और उसमें डाल दी। मूल संविधान में 22 भाग थे, अनुच्छेदों की संख्या 395 थी और अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन वर्तमान में थोड़े आंकड़े बदल गए हैं। वर्तमान में भाग अब भी 22 हैं। अनुसूचियों की संख्या अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 470 से अधिक हो गई है और अनुसूची जो 8 थी वो बढ़कर 12 हो गई। अच्छा, फिर भाग कैसे शुरू होता है तो हम देखते हैं भाग एक और हर भाग का शीर्षक होता है। पहले भाग का शीर्षक क्या था? भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये पहले भाग का शीर्षक है, टाइटल है। हम आगे चलकर सारे भागों का शीर्षक भी याद करेंगे, वो भी आता है। फिलहाल के लिए समझ के लिए भाग का शीर्षक क्या है? भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। किस में दिखाता है? गलत है, वो गलत है। असल में गलत कैसे है? देखो, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इसका मतलब ये मूल संविधान में था। बाद में आवश्यकता पड़ी तो भाग 4 का जोड़ा गया, भाग 4 का जोड़ा गया, 4 का जोड़ा गया। फिर भाग 5 इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, ठीक। और एक था भाग 9, यहाँ भाग जोड़ा गया, एक भाग 9 का और भाग 9 ख जोड़ा गया। अब आप देखिए, ये जो है, जो इसका मतलब क्या है, ये बाद में जोड़े गए, मूल संविधान में ये नहीं थे। अगर मूल संविधान में होता तो इसको भाग 4 का लिख के भाग 5 लिखता। तो वास्तव में ये वास्तव में उपभाग हैं, भागों के उपभाग। भाग 4 का उपभाग है भाग 4 का, भाग 9 का उपभाग है भाग 9 का और ख। तो ये उपभाग माने जाएंगे, ना कि भाग। तो आज भी आपको 22 ही भाग मानना है। ऑनलाइन में ये दिखा रहा होगा, कुछ किताबों में ये लिखा रहा होगा, गलत है। वो भाग 22 ही हैं, ठीक। आइए, पहला जो भाग है उसका शीर्षक क्या होगा? भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब यहाँ राज्य, जो ये शब्द दिया हुआ है, यहाँ राज्य का मतलब व्यापक है। हम लोगों ने कल देखा था कि भारत के अंदर क्या क्या शामिल है। भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। संघ शासित प्रदेश जानते हो? देखो, ये लीजिए, भारत के अंदर 8 संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, ठीक। 8 संघ शासित प्रदेश। प्रश्न बन सकता है कि 8 संघ शासित प्रदेश कौन से हैं। हालांकि ये प्रश्न मुझे नहीं लगता कि इतना लल्लू है कि आपके परीक्षा में पूछेगा, लेकिन जानते हो, कुछ चीज़ें आपको जानकारी के लिए जाननी चाहिए। वरना आप कर रहे हो पीएससी की तैयारी और आपके पड़ोस में या आपके घर में बच्चा कोई आता है, 5वीं क्लास 3 क्लास 4 में पढ़ रहा है और आके पूछता है कि दीदी बताओ भारत में कितने यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज और संघ शासित प्रदेश, तुम्हें नहीं मालूम तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। ये बेइज्जती कराने वाला प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न नहीं है।
ये बेइज्जती कराने वाला प्रश्न। और तुम्हें नहीं पता होगा, ये तो वो बोलेगा रे गधी तो पीएससी की तैयारी कर थे, यहू नहीं मालूम, ऐसा हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हमें जानकारी के लिए, हमारी जागरूकता के लिए आवश्यक है। तो भारत के 8 संघ शासित प्रदेश देखो, ये ऐसे बटेगा, ये है जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। उत्तर में देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, है ना। इस पर कॉपीराइट लग सकता है वीडियो में अगर ओपन होगा तो, इसलिए काट देता हूँ। तीसरा चंडीगढ़, नीचे उतरोगे तो यहाँ पर है चंडीगढ़, और नीचे उतरो तो यहाँ पर है दिल्ली। तो उत्तर में आपको 4 संघ शासित प्रदेश दिख गए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नीचे उतरिए चंडीगढ़, और नीचे उतरिए दिल्ली। इधर आइए, देखिए इस साइड देख लेते हैं आप। इधर यहाँ पर दीव एक द्वीप है, और दमन और दीव महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर पे यहाँ 2 द्वीप है। तो ये द्वीप मिलाकर होता है दमन दीव दादर नागर हवेली। जब आप स्कूल में होगे तो आपने पढ़ा होगा कि दोनों अलग अलग थे, लेकिन भारत सरकार ने बोला कि छोटे छोटे द्वीप हैं ये, और अलग अलग 2 संघ शासित प्रदेश, तो प्रशासन में दिक्कत होती है, तो एक काम करते हैं दोनों को मिलाकर एक कर देते हैं। तो अब संघ शासित प्रदेश ये दोनों मिलाकर एक हैं। क्या है? दमन दीव दादर नागर हवेली, दमन दीव दादर नागर हवेली। नीचे इधर लक्षद्वीप, द्वीपों का समूह, 32 द्वीपों का समूह है इधर लक्षद्वीप, ये हो गया एक। इधर देखिए अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप, ये एक संघ शासित प्रदेश हो गया, और एक पुडुचेरी। जब पुडुचेरी देखते हैं तो पुडुचेरी में ये आंध्र प्रदेश है, ये जो दिख रहा है ना ये राज्य आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा में, असल में तट की सीमा देश की होती है, किसी राज्य की नहीं होती, लेकिन हम समझने के लिए बोल रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के तट पर एक द्वीप स्थित है। एक तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु के तट पर 2 द्वीप स्थित हैं, ये बड़ा है थोड़ा, और एक ये, और एक ये केरल के तट पर 4 द्वीप हैं ये ऊपर वाला जो आंध्र प्रदेश के तट पर है, इसका नाम है यनम। इसका नाम क्या है? यनम। इस द्वीप का नाम है यनम। यमन मत बोलना, यमन एक देश है, इस्लामिक देश। यह है यनम। यह है पुदुचेरी, जैसा नाम पे दिख रहा है पुदुचेरी, पुदुचेरी। यह है कराईकल, यह है कराईकल, और ये वाला जो केरल के इधर है यह है माहे, यह है माहे। तो इन 4 द्वीपों के समूह से मिलकर एक संघ शासित प्रदेश बना जिसका नाम है पुदुचेरी। इन चारों द्वीपों में सबसे बड़ा पुदुचेरी है, इसलिए संघ शासित प्रदेश का नाम पड़ा है पुदुचेरी। तो 8 संघ शासित प्रदेश आपको दिख रहे हैं आपके सामने। ऊपर से शुरू करो, ऊपर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ भी थोड़ा सा शंका हो रहा होगा आप लोगों को कि जम्मू कश्मीर तो एक राज्य था, तो यहाँ भी परिवर्तन हुआ है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया है, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया है, जम्मू और 2 संघ शासित प्रदेश बना दिए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये ऊपर 2 हो गए, नीचे उतरिए चंडीगढ़, और नीचे उतरिए दिल्ली, और इधर बाएं साइड में 2 दमन दीव दादर नागर हवेली, और नीचे लक्षद्वीप, और इधर राइट साइड में आ जाओ बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और पुदुचेरी। 8 राजधानी भी पता होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, 2, एक है श्रीनगर और एक है जम्मू। 2 राजधानी है इसकी। गर्मी में कौन सी? श्रीनगर। ग्रीष्मकालीन राजधानी, समर कैपिटल है श्रीनगर, और ठंडी में जम्मू। क्लियर है? ओके। लद्दाख की राजधानी है लेह, लेह। लद्दाख की राजधानी लेह। दिल्ली की नई दिल्ली, दिल्ली की नई दिल्ली। चंडीगढ़ की चंडीगढ़, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही, जिसको नहीं लिख रहा हूँ मतलब उसका राजधानी वही है चंडीगढ़। दामन दीव दादर नागर हवेली की दमन। लक्षद्वीप की कावरत्ती, कावरत्ती। पुदुचेरी की पुदुचेरी।
अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ये इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक, ये 8 संघ शासित प्रदेश और ये उनकी राजधानियाँ। ठीक है, ये पता होना चाहिए, मैं ज़्यादा समय इस पर नहीं दूंगा, ये पता होना चाहिए आपको। ये 8 संघ शासित प्रदेश हैं, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, राज्यों की राजधानी याद है? पता है? ये पूछेगा नहीं किसी परीक्षा में, लेकिन ये भी बेइज्जती कराने वाला हिस्सा है ना। चलो एक रिवाइंड, चलिए। अरे फिर ये हर अपना लेबल लगा के गूगल में डाल दिए हैं ये लोग। चलिए आइए थोड़ा देखते हैं, चेक करते हैं। ये तो हो गया भाई, हिमाचल प्रदेश की अरे लिखा हुआ इसमें। चलो, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी ऐजवाल, मिजोरम की राजधानी ऐजवाल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मेघालय की राजधानी शिलोंग और असम की राजधानी दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर। ये होमवर्क है, याद हो जाना चाहिए आज, है ना। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, नीचे आ गया उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, इसके नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की अमरावती होगा, देखो अमरावती आंध्र प्रदेश के। पहले आपको हैदराबाद आपके दिमाग में होगा, लेकिन आपको बता दूं जो आंध्र प्रदेश है वो 2 हिस्सों में टूट गया है और एक नया राज्य तेलंगाना बन गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, कहीं होगी ये देख, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ठीक, नीचे आओ तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, कहाँ है? ये है। इसके इधर केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, कहाँ गया? ये है। फिर केरल से ऊपर चढ़ोगे तो कर्नाटका आएगा, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु। फिर कर्नाटका से ऊपर चढ़ोगे महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। इससे ऊपर गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, है ना, ये तो केंद्र शासित प्रदेश पता है आपको। राजस्थान की राजधानी जयपुर। यहाँ पर ऊपर देखिएगा आप, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा दिख रहा है। चंडीगढ़ की राजधानी तो चंडीगढ़ है, लेकिन पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ये एक खास बात इसकी हो गई। तो चंडीगढ़ 3 की राजधानी है, एक तो संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ की, और एक पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। ये हो गया बीच का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और छत्तीसगढ़ की राजधानी सरगुजा, सरगुजा नहीं है, ओ हाँ रायपुर। ठीक, ये हो गया। झारखंड की राजधानी रांची। अब मेरा उम्मीद है कि जहाँ जहाँ फंस रहे हो याद कर लेना, कि भविष्य में अपनी बेइज्जती ना करानी हो तो। ठीक, राजधानी भी पता होनी चाहिए। ये हो गया 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश, आप अभी इससे पहले देख चुके हो। ठीक है, आइए भाग 1 है भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब यहाँ पर समझिए, ये केवल राज्य बोल रहा है, लेकिन राज्य में आपका संघ शासित प्रदेश भी शामिल है और राज्य भी शामिल है। मतलब 28 राज्य और संघ शासित 8 संघ शासित प्रदेश। कह रहा है भाग 1 क्या कह रहा है? भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। मतलब भारत एक संघ है, भारत एक संघ है। संघ का मतलब समूह, सामान्य भाषा में समझिए समूह। भारत एक संघ है, एक समूह है। किसका? 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों का। ठीक, इसी से जुड़ी हुई चीज़ें हमें मिलेंगी अनुच्छेदों में।
अनुच्छेद भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक होंगे, 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 4 मिलेंगे। ठीक। अनुच्छेद 1 तो इसमें भी कुछ लिखा होगा। अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा, एक संघ होगा। यहाँ राज्य का मतलब केवल राज्य नहीं है, यहाँ राज्य और संघ शासित प्रदेश दोनों शामिल है ना। कई जगह क्या है, हर एक चीज़ लंबा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं, तो राज्य की परिभाषा बता दी गई कि इसमें दोनों शामिल है। इंडिया जो कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। मानना क्या है आपको, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में लिखा, तो सीधा सीधा अनुच्छेद, और अनुच्छेद भी वही याद करना है जो मैं बताऊंगा। ठीक। अच्छा, इसकी एक अनुच्छेद 1 की एक खास बात है, आपको ये लाइन तो याद रखनी ही पड़ेगी कि भैया इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। कहाँ है संविधान में? अनुच्छेद 1 में। लेकिन एक और खास बात है इसकी कि पूरे संविधान में इंडिया के लिए भारत शब्द का इस्तेमाल एकमात्र बार हुआ है, और वो यही हुआ है। पूरे संविधान में इंडिया 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 ही दिखेगा आपको, लेकिन भारत शब्द का इस्तेमाल केवल एक बार हुआ है, और कहाँ हुआ है? अनुच्छेद 1 में। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद अनुच्छेद 2 और 3 आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो इन दोनों का संबंध आई, इन दोनों का संबंध नए राज्यों से है। वास्तव में इन दोनों का संबंध किससे है? नए राज्यों से है। इन दोनों का संबंध है नए राज्यों से, नए राज्यों से। अब नए राज्यों का अर्थ क्या? दोनों का संबंध नए राज्यों से अगर एक जैसा है तो अलग अलग अनुच्छेदों की आवश्यकता नहीं थी। अलग अलग अनुच्छेद है, मतलब दिख रहा है नए राज्यों से दोनों संबंधित है, लेकिन कुछ तो अंतर है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों के प्रवेश, नए राज्यों के प्रवेश, नए राज्यों के प्रवेश से संबंध है इसका। और अनुच्छेद 3 का संबंध है नए राज्यों की स्थापना या निर्माण, नए राज्यों की स्थापना या निर्माण, नए राज्यों की स्थापना या निर्माण। और 2 और चीज़ें ऐड हैं, जैसे नए राज्यों का नामकरण, नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन। वो जब हम टॉपिक में जाएंगे तो डिटेल चलेंगे वहाँ पर। फिलहाल दोनों का अंतर देखो। अनुच्छेद 2 देखो, संविधान क्या है? किसी देश का सर्वोच्च कानून। संविधान ने कह दिया, अनुमति दे दी, मतलब वो हो सकता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का भारत संघ में प्रवेश हो सकता है, नए राज्यों का भारत संघ में प्रवेश हो सकता है। और अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। दोनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। नए राज्यों का प्रवेश भारत संघ में, इसका अर्थ है किसी विदेशी भूभाग को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है और वो भारत का एक राज्य बन सकता है। बात समझे? नए राज्यों का प्रवेश से क्या अर्थ निकला कि किसी विदेशी भूभाग को भारतीय संघ में शामिल कर उसे भारत का राज्य या संघ शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। यहाँ राज्य का मतलब व्यापक है ना, दोनों है। ठीक, बात समझ रहे हो? इसका एकमात्र उदाहरण अभी तक हमारे पास सिक्किम है। सिक्किम एक उदाहरण है हमारे पास। और नए राज्यों की स्थापना मतलब इसका कहने का अर्थ यह है कि भारत की सीमा के भीतर जो हमारे क्षेत्र हैं उसमें काट छाट करके हम एक नए राज्य या संघ शासित प्रदेश का निर्माण कर सकते हैं। दोनों में अंतर है।
या अनुच्छेद 2 में वो हिस्से भारतीय संघ में शामिल किए जा सकते हैं जो हिस्से भारत के अंग नहीं हैं, विदेशी भूभाग हैं, उन्हें भारत में संघ में शामिल किया जा सकता है और नया राज्य या संघ शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? जो ऑलरेडी भारत संघ के हिस्से हैं उसमें काट छांट करके एक नए राज्य की स्थापना की जा सकती है ना। इसका उदाहरण बहुत सारे हैं। इसका उदाहरण हमारा पॉपुलर उदाहरण सीजी, मध्य प्रदेश एक राज्य था, उसको काटे और एक नया राज्य बना दिया छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश को काटे और एक नया राज्य उत्तराखंड बना दिया। बिहार को काटे, एक नया राज्य झारखंड बना दिया। और हाल ही में 2014 में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को काटे और तेलंगाना एक राज्य बना दिया। ये उदाहरण किसके? अनुच्छेद 3 के कि 2 के? 3 के। 3 के अनुसार ये इन राज्यों का निर्माण हुआ है। 2 के अनुसार सिक्किम का निर्माण हुआ है। अब थोड़ा सा इतिहास है इसका, सिक्किम के बारे में आते हैं। देखिए 1974 से पहले सिक्किम भारत का अंग नहीं था। 1974 में एक खास चीज हुई, सिक्किम में राजशाही था। राजशाही मतलब राजा का शासन था। सिक्किम में किसका शासन था? राजा। चोंग्याल वंश के राजा का शासन था सिक्किम में। और आपको पता है ये सिक्किम है, ये सिक्किम है और चाइना है इधर। चाइना की बुरी नज़र सिक्किम पे पड़ गई। चाइना सिक्किम को कब्जाना चाहता था, लेकिन सिक्किम का राजा बिल्कुल नहीं चाहता था। सिक्किम के राजा ने एक चाल चली, उसने पूरी दुनिया में ये अनाउंस कर दिया कि मैं अपने राज्य में, सिक्किम में जनमत संग्रह करवाने जा रहा हूँ। क्या करवाने जा रहा हूँ? जनमत संग्रह, मतलब जनता के, सिक्किम के जनता के मतों का संग्रह करा रहा हूँ, वोटिंग करवाऊंगा। 2 ऑप्शन होगा कि सिक्किम चाइना के साथ शामिल हो जाए या भारत के साथ, और जनता को वोट करना है। आश्चर्यजनक रूप से सिक्किम की जनता ने वोट किया तो 95% जनता ने भारत के पक्ष में वोट कर दिया। और ये रिजल्ट जो आया जनमत संग्रह का, ये भी पूरी दुनिया देख रही थी। अब चाइना चाहकर भी, चाइना के ऊपर एक नैतिक दबाव बन गया। अब अगर चाइना जबरदस्ती कब्जाने की कोशिश करता तो पूरी दुनिया देख रही थी, तो एक दबाव बन गया, चाहकर भी वो नहीं कर सकता था। और 1974 की जब हम बात कर रहे हैं, उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और पीएम थी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। सिक्किम के राजा ने इंदिरा गांधी से निवेदन किया कि देखिए आप भी जान ही रही हैं, सिक्किम की जनता भारत में शामिल होना चाहती है और हम सहर्ष भारतीय संघ के हिस्सा बनना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा व्हाई नॉट। इंदिरा गांधी ने अनुमति दे दी, सरकार ने अनुमति दे दी। अब सिक्किम का भारतीय संघ में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन जैसे कि हम बोलते हैं ना, कोई अपरिचित मेहमान आता है तो हम उसको सीधे बेडरूम में थोड़ी ले जाते हैं, बाहर और एकदम अपरिचित आंगन में बैठाते हैं। थोड़ा सा परिचय हो जाता तो बैठक रूम में, और एकदम घनिष्ठ मित्रता हो गई तो हमारे बेडरूम तक भी चला जाता है। तो सिक्किम अभी विदेशी है। 1974 में सिक्किम भारत संघ में शामिल किया गया। भारत संघ में शामिल किया गया और सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। सह राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। अभी किसका दर्जा दिया गया? सह राज्य, एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। फिर 1 वर्ष बाद जब पुष्टि हो गई कि सिक्किम की जनता भी बिल्कुल, उनका निर्णय सही था, भारत सरकार का भी निर्णय सही था, तो 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और इस प्रकार सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। राज्यों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ी है ना, धीरे धीरे। उस समय ये नया राज्य बना था, 22वां था ये, है ना। वो हम पढ़ेंगे, जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो कब कौन कौन से राज्यों का निर्माण हुआ वो सब पढ़ेंगे। तो सिक्किम भारत का कौन से क्रम का राज्य बन गया? 22वां। अच्छा, अब क्या है कि भारत की जो सीमा थी, नक्शा था, उसमें परिवर्तन हो गया सिक्किम को जोड़ने से। तो देखो क्या था कि चूंकि भारत की सीमा में परिवर्तन हुआ है,
और चूंकि एक विदेशी भूभाग भारतीय संघ में शामिल हुआ है तो संविधान में एक अनुसूची है, अनुसूची 1, आप बाद में पढ़ोगे। अनुसूची 1, अनुसूची 1 में भारत के राज्यों के और संघ शासित प्रदेशों के नाम और न्याय क्षेत्र दिए हुए हैं। केवल समझो, याद रहे ना रहे अभी ये कोई समस्या नहीं है। अनुसूची 1, 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आप डिटेल में पढ़ोगे। तो अनुसूची 1 में क्या दिया हुआ है, भारत के जितने भी राज्य होंगे और संघ शासित प्रदेश होंगे उनके नाम और न्याय क्षेत्र का वर्णन यहाँ होगा। तो अब सिक्किम भारत का राज्य बन गया, तो अनुसूची 1 में सिक्किम का नाम डाला जाना होगा। और आपको पता है कि संविधान में कोई चीज़ जोड़ी भी जा सकती है, कोई चीज़ अगर मान लो यूज़फुल नहीं है अब हटाई भी जा सकती। तो भारत के संविधान में यदि आपको एक स्पेलिंग का भी परिवर्तन करना है तो एक संविधान संशोधन अधिनियम संसद पारित करता है, तो मतलब संसद अनुमति देता है, तभी संविधान में वो हेरफेर या वो परिवर्तन किया जा सकता है। तो उसके लिए एक अधिनियम, एक कानून पारित किया जाता है संसद द्वारा और तभी ये हो सकता है। तो ये आप बाद में समझोगे संविधान संशोधन अधिनियम कैसे होता है, वो आप अभी समझ जाओगे, इस इंट्रोडक्टरी क्लास में ही समझ जाओगे, लेकिन अभी सही समय नहीं है। एक संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है संसद द्वारा। तो यहाँ 1974 में सिक्किम जब भारत संघ में शामिल हुआ तो एक संविधान संशोधन पारित हुआ, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि भैया किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम भारत संघ में शामिल हुआ, तो उसका उत्तर होगा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम। और कब हुआ ये, 1974 में हुआ। 35वां का अर्थ ये है कि इससे पहले 34 बार संविधान में संशोधन हो चुके, इससे पहले ये कौन से क्रम का था, 35वां। लेकिन सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक और संविधान संशोधन नेक्स्ट ईयर हुआ, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। और इस संविधान संशोधन की खासियत क्या है, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। तो आपसे यदि पूछे कि सिक्किम किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया सिक्किम ने, उसका जवाब होगा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। जबकि यदि आपसे पूछे कि सिक्किम भारतीय संघ में कब शामिल हुआ या कब सह राज्य का दर्जा मिला, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो आपका उत्तर होगा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974। इस तरह के संविधान संशोधन भी आप आगे आने वाले संविधान में देखोगे। ठीक है, ये बात क्लियर है? कोई शंका है, दीर्घ या लघु? पक्का? आइए, तो मुझे उम्मीद है कि आप अनुच्छेद 2 और 3 का अंतर समझ गए ना। अनुच्छेद 4 में जो दिया हुआ है वो अभी आप समझ नहीं पाओगे, अभी उसका समय नहीं आया, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 और 3 से यदि संबंधित संविधान संशोधन होते हैं तो वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। लेकिन अभी सही समय नहीं है, अब समझ में नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 368 आपको नहीं पता और 368 अभी मैं समझाऊं वो सही समय नहीं है। देखो, एक डॉक्टर और एक शिक्षक में एक गुण होना चाहिए। पहले तो आपकी बीमारी का कारण पता होना चाहिए कि कारण क्या है, बीमारी कौन सी है। दूसरा ये कि आपको कितनी दवाई कौन सी दवाई देनी है और कब देनी है, ये भी पता होना चाहिए। कितनी मात्रा में देनी है ये भी पता होनी चाहिए, है ना। मुझे जो ज्ञान है, अगर मैं आप होशियारी मारने के लिए उड़ेलता चला जाऊं, है ना, अपने स्तर से अगर सोचूं मैं अपना ज्ञान बांटता हूं, एकदम उड़ेल देता हूं, वो छात्रों के साथ न्याय नहीं होता। छात्र को मुझे तैयार करना है, मुझे अपनी तरह बनाना है, तो मुझे ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि छात्र को कब क्या बताना है, कितनी मात्रा में बताना है, ये पता होना चाहिए। अगर मैं आपको इधर उधर के ज्ञान छांटने लग जाऊं तो क्या होगा, खिचड़ी हो जाएगा आपका दिमाग, है ना, और फिर आप दिमाग खराब हो जाएगा आपका। तो अभी उसका सही समय नहीं। तो भाग 1 कैसा होगा समझ गए आप। अब देखिए, इसके बाद भाग 2 आएगा।
इसके बाद भाग 2 आएगा। अब भाग 2 का भी शीर्षक होगा, और आपको पता है भाग किस में लिखा जाता है? रोमन लेटर में। भाग 2 का शीर्षक है नागरिकता। क्या है शीर्षक? नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता। भाई अनुच्छेद 4 से खत्म हुआ था भाग 1, तो ये कहाँ से शुरू होगा? अनुच्छेद 5 से। 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक आपको नागरिकता संबंधी प्रावधान मिलेंगे। ठीक, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। जैसे कि भारत आज़ाद हुआ, भारत की आज़ादी के साथ आपको पता है पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया ना। तो उस समय बड़ा ही उलझन की स्थिति थी। सबको स्वतंत्रता दी गई कि फलाना तारीख तक जो लोग पाकिस्तान में बसना चाहते हैं, अब भारत छोड़कर अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर चले जाइए पाकिस्तान। और पाकिस्तान क्षेत्र में जो रहते थे, जो भारत में निवास करना चाहते थे, उनको भी छूट दी गई कि पाकिस्तान क्षेत्र के लोग इतने तारीख तक यहाँ भारत आ जाएं। ये व्यवस्था की गई। और इसी बीच गदर तो देखा होगा आप लोगों ने। गदर देखे हो? नहीं देखे हो? गदर एक प्रेम कथा। सनी देओल नल उखाड़ता है, हैंडपंप, हाँ हैंडपंप उखाड़ता है। उसमें आप लोगों ने देखा था कि इधर से ट्रेन में भर भर कर जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान के लिए रवाना हुए, लेकिन पाकिस्तान पहुँचे, ट्रेन पहुँची ज़रूर, लेकिन वो लोग जो है वो वहाँ ज़मीन तक नहीं उतर पाए। ट्रेन में ही जो कट्टर मुसलमान समुदाय था वहाँ का, उन्होंने उनकी हत्याएं कर दी, लड़कियों महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, नृशंस हत्या की गई। दुश्मनी यहीं से चालू हुई। उससे पहले भी जो चल रही थी ना वो राजनीति थी, लेकिन जो कट्टर दुश्मनी चालू हो गई ना वो यहीं से शुरू हुई। फिर पाकिस्तान से जो ट्रेन में भरकर भारत आ रहे थे तो इधर के हिंदुओं ने बदला लिया, उन्होंने काट फाड़ दिया। और ये नफ़रत की आग जो जल रही है आज तक जली रही है। अलग अलग रूपों में आप ये नफ़रत देखते हैं, और इस नफ़रत को कुछ राजनीतिज्ञ भुना रहे हैं, नफ़रत और फैलाकर और बढ़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हिंदू नॉन हिंदू जो मुसलमान हैं तो वहाँ कुछ नेता बन गए हैं, वो नफ़रत फैलाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी सीख सके, वो राजनीति कर सकें। कुछ हिंदू संगठन हैं, हिंदू नेता हैं, वो हिंदू मुस्लिम नफ़रत में घी डालते हैं ताकि ये भड़की रहे और वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक लें, है ना। तो अब जो है ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो शत्रुता जो शुरू हुई, इसमें इस आग में शत्रु रूपी आग में लोग राजनीतिज्ञ घी छिड़क कर अपना मकसद साध रहे हैं, लेकिन जनता जो है मूर्खतापूर्ण नफ़रत अंदर पाल रही है, और ये भारत की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं है ना। फिर इसमें कूद आते हैं मौलवी बाबा भी, मुसलमानों के जो धार्मिक प्रमुख जो धार्मिक शिक्षा देते हैं मौलवी, वो अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं साले नफ़रत और आग घी डालकर। इधर हिंदू ठग पाखंड बाबा आ गए हैं, वो इसमें घी डालते हैं और अपना पैसा और अपना धंधा चला रहे हैं। तो एक माध्यम बन गया है। लेकिन आप लोग एक छात्र हो, जागरूक छात्र, आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप उन लफंगों, उन आवारा लोगों से, उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्नातकों से अलग हो। आपको आपकी सोच मैच्योर होनी चाहिए, आपकी सोच में नफ़रत नहीं होना चाहिए। आप एक जिम्मेदार नागरिक, आप वास्तव में भारत के एक जिम्मेदार नागरिक और इस दुनिया के एक जिम्मेदार मानव बनने जा रहे हो ना। गधों की भाषा आपकी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ ना। चलिए भाग 2। तो इस तरह के प्रावधान यहाँ किए गए, नागरिकता संबंधी प्रावधान। फिर इसके अंदर डिटेल बहुत सारे हैं, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। अभी तो इंट्रोडक्टरी आपको समझ दे रहा हूँ। भाग 3 फिर आएगा, भाग 3।
अब अनुच्छेद 11 से ये खत्म हुआ तो अनुच्छेद 12 से ये शुरू होगा और 12 से लेकर 35 तक जाएगा। भाग 3 12 से लेकर 35 तक। फिर इसको तुलना में बताऊंगा। भाग 4 आएगा, भाग 4 आएगा। अब भाग 4 का शीर्षक, अच्छा इसका शीर्षक है मौलिक अधिकार। इसका शीर्षक क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं हम जिसे, थोड़ा बहुत आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। और भाग 4 का शीर्षक है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व इसका शीर्षक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ना। मौलिक अधिकार, भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। इनको समझने के लिए आप इधर आइए। सबसे पहले अनुच्छेद 12, अच्छा ये 35 से खत्म होते कहाँ से शुरू होगा? अनुच्छेद 36 से शुरू होगा और 51 तक जाएगा, और 51 तक जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद 12 और 36 को पहले देखिए। अनुच्छेद 12 और 36 दोनों में एक ही प्रावधान है, और 36 भाग 3 का अनुच्छेद 12, भाग 4 का अनुच्छेद 36। इन दोनों अनुच्छेदों के कॉमन बात है कि इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, क्या है कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन बार बार उतनी लंबी चीज़ नहीं लिखी जा सकती। तो संविधान के निर्माणकर्ताओं ने सबसे पहले इन शुरुआती अनुच्छेदों में राज्य की परिभाषा बता दी है कि जब भी भाग 3 में हम राज्य कहेंगे तो आपको समझना क्या है, जब भी भाग 4 में हम राज्य कहेंगे तो आपको समझना क्या है। यहाँ राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ उस राज्य का मतलब, यहाँ राज्य की परिभाषा जो बताई गई है उसके अंतर्गत केंद्र सरकार शामिल है। क्या शामिल है? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य की परिभाषा में केंद्र सरकार भी शामिल है, राज्य की परिभाषा में राज्य सरकार भी शामिल है, स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल है ना। राज्य की परिभाषा में स्थानीय निकाय भी शामिल है, लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय हम किसे कहते हैं? पंचायत, नगर पालिका, ये सब जो है ना, सुधारान्यास, इन सबको हम स्थानीय निकाय कहते हैं। ठीक। राज्य की परिभाषा में सांविधिक प्राधिकरण भी शामिल है। प्राधिकरण, सामान्य भाषा में हम इसे बोलते हैं सरकारी कंपनियां। सरकारी कंपनियां बोलना चाहेंगे हम यहाँ, जैसे LIC, सेल, ONGC, ये सब क्या है? सरकार की कंपनियां हैं। कंपनियां दो प्रकार की होती है, एक प्राइवेट निजी कंपनी और एक सरकारी। जैसे रिलायंस, ये निजी है कि सरकारी? रिलायंस सुने हो कभी नाम? अडानी, ये सब प्राइवेट कंपनी है। रिलायंस का मालिक अंबानी, अडानी ग्रुप का मालिक अडानी, ये प्राइवेट कंपनी है। लेकिन उसी प्रकार सरकार की भी कंपनियां होती हैं, सरकार के भी निगम होते हैं, ये सारी सरकारी कंपनियां। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये सब सरकार की कंपनियां। जो भी प्रॉफिट होता है वो सरकार का इनकम है ना। अच्छा, तो राज्य की परिभाषा में ये सभी शामिल हैं, लेकिन एक और परिभाषा में एक और चीज़ शामिल की गई है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। एक और चीज़ ऐड की गई है और वो है निजी निकाय। निजी निकाय, ये अलग कलर में इसलिए लिखा हुआ है कि संविधान में राज्य की परिभाषा में केवल ये सफ़ेद वाले हैं, ये पीला वाला सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सर्वोच्च न्यायालय। अब बाद में पढ़ेंगे कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सुने हो? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली भारत का सबसे बड़ा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसी को उच्चतम न्यायालय बोलते हैं, और अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट।
और हर अब राज्य में, हमारा राज्य का हाई कोर्ट है एक बिलासपुर में, उसको उच्च न्यायालय बोलते हैं, है ना। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय, और देश का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च या उच्चतम, है ना। बहुत आसान है, सर्वोच्च और उच्चतम एक ही है, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, और छोटा है हो गया उच्च, ये हाई कोर्ट हो गया ना। उसके अनुसार निजी निकाय भी शामिल किया गया है राज्य की परिभाषा में। निजी निकाय, लेकिन निजी निकाय मतलब अब जैसा बताया प्राइवेट कंपनी नहीं कि निजी निकाय बोल दिया तो कोई भी प्राइवेट कंपनी शामिल हो गई। ये बोल रहा है वो निजी निकाय जो सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जो सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य करती है, एजेंसी के रूप में कार्य करती है। जैसे मान लीजिए हाईवे बन रहा है, अब सरकार आजकल क्या करती है कि सरकार खुद हाईवे नहीं बनाती, सरकार ठेके पे दे देती, निजी कंपनियों को ठेका दे देती। वो निजी कंपनियां हाईवे, नेशनल हाईवे बनाती हैं, और निजी कंपनियों को जब वो बना लेती है अपना पैसा लगा के, तो वो एक छूट दे दी जाती है कि फलाना साल तक टोल नाका देखियो बनता है, टोल नाका इतने साल तक आप जितना कमाई कर लें आपका, इसीलिए टोल नाके पे पैसा लगता है ना। तो नया सरकार ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए कि सरकार जो टैक्स लेती है उससे रोड बनाने के बजाय सरकार ने नई स्कीम सोची, पैसा खुद का लगना नहीं, निजी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, उसने करोड़ों रुपए लगाकर रोड बनाया, और उसके बाद वो उसी रोड से हम जाते हैं, हम ही से टोल वसूल के अपनी जो खर्चा किया वो भी निकाल लेता है, और करोड़ों रुपए प्रॉफिट भी निकाल लेता है। लहींग लगा ना फिटकरी, और सरकार फिर दावा करेगी देखिए हमने रोड बनाया ना। तो ये समझ गए आप, ये है राज्य की परिभाषा। भाग 3 और भाग 4 में जहां भी राज्य बोला जाएगा आपको समझना ये है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश नहीं समझना है भाग 3 और 4 में। बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसकी भाषा। हमारा संविधान किससे कह रहा है? राज्य से कुछ कह रहा है, समझने के लिए बोल रहा हूं ना, राज्य को कह रहा है। भाग 3 के विषय में क्या कह रहा है और भाग 4 के विषय में क्या कह रहा है? भाग 4 के विषय में क्या कह रहा है? संविधान राज्य को कह रहा है भाग 3 के लिए तुम्हें गुपचुप खाना पड़ेगा, तुम्हें गुपचुप खाना पड़ेगा। और संविधान राज्य को भाग 4 के संदर्भ में कह रहा है तुम्हें गुपचुप खाना चाहिए, तुम्हें गुपचुप खाना चाहिए। दोनों एक ही जैसा लग रहा है, एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन एक है नहीं। यहां पर जब संविधान राज्य से कह रहा है कि तुम्हें गुपचुप खाना पड़ेगा, इसका मतलब है बाध्यता है। यहां राज्य पर क्या तय की गई? संविधान राज्य पर बाध्यता तय कर रहा है। तो ला गुपचुप खाए ला पढ़ी, खाए बर पढ़ी, नहीं तो परिणाम हो सकते ना। तुझे 2 झापड़ मिल सकता है, 2 लाख मिल सकता है, मतलब तेरे गुपचुप खाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ राज्य तेरे को गुपचुप खाना पड़ेगा। यहाँ बोल रहा है तुम्हें गुपचुप, संविधान फिर राज्य से भाग 4 के माध्यम से कह रहा है तुम्हें गुपचुप खाना चाहिए। ये बाध्यता है कि सुझाव है? ये सुझाव है। मतलब यहाँ राज्य के पास विकल्प है, तोर मन करे तो खा, तोर मन नहीं करे तो झन खा। बस दोनों में से अंतर समझ रहे भाग 3 और 4 में? मतलब भाग 3 में जो भी प्रावधान किए गए हैं मौलिक अधिकार के, ये क्या है? मौलिक अधिकार। मतलब राज्य को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले, बाध्यता है। राज्य चाहे केंद्र सरकार, राज्य मतलब समझ रहे हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत, नगर पालिका, सरकारी कंपनियां, इन सब की जिम्मेदारी बनती है। संविधान ने जिम्मेदार बाध्यता तय कर दी है कि तुम्हें नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो देने ही होंगे।
सुनिश्चित करना होगा कि उनको मौलिक अधिकार मिले। लेकिन भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व मतलब वो निदेशक जो राज्यों को अपने नीतियों में शामिल करने चाहिए। वो निदेशक जिन्हें राज्यों को, राज्य मतलब सब शामिल है, केंद्र सरकार सब, अपनी नीतियों में शामिल करना चाहिए। लेकिन क्या भाग 4 के प्रावधान बाध्यता की तरह है कि सुझाव की तरह है? सुझाव है। दे आर कंपल्सरी, these provisions are made obligatory for the state to follow। राज्य पर बाध्यता है, उन्हें सुनिश्चित करना होगा। लेकिन यहाँ सुझाव की तरह है, मतलब राज्य चाहें, इनका मकसद क्या है? कल्याणकारी राज्य बनाना। क्या बनाना? कल्याणकारी राज्य बनाना, स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य मतलब एक ऐसा राज्य स्थापित करना जिससे लोगों का कल्याण हो, वेलफेयर स्टेट। क्या है इसका मकसद? टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट। अगर राज्य चाहती है एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना, तो भाग 4 में जितने भी निदेशक दिए गए हैं उन्हें चाहे तो अपनी नीतियों में, अपनी योजनाओं में शामिल कर सकती है। लेकिन क्या संविधान ने भाग 4 के लिए बाध्यता तय की है? नहीं, ये राज्य के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि यदि वो कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो संविधान ने भाग 4 में जो निर्देशक, जो डायरेक्टिव्स बताए हैं, उन्हें अपनी नीतियों में, अपनी योजनाओं में शामिल कर ले। लेकिन अगर राज्य भाग 4 के इन निर्देशकों को अपनी नीतियों, योजनाओं में शामिल नहीं करती है, तो सवाल ये है, तो क्या आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हो राज्य को? न्यायालय में चुनौती दे सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि संविधान ने स्वयं उन्हें छूट दे रखी है ना, वो चाहे तो लागू करें, चाहे तो ना करें। लेकिन भाग 4 में बाध्यता तय की गई है राज्यों पर। अगर केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पंचायत हो, या कोई सरकारी कंपनी हो, या कोई निजी निकाय जो सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, अगर वो संविधान ने जो आपको मौलिक अधिकार दिए हैं, अगर वो उनको छीनता है, उनका हनन करता है, तो क्या आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हो उनको? हाँ, तो आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। मतलब आपको न्यायालय जाने का अधिकार है। आप न्यायालय जाओगे, है ना, आप न्यायालय जाओगे और न्यायालय से बोलोगे कि भैया केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, मोर मौलिक अधिकार छीने हैं। अब संविधान से बढ़कर कोई है क्या? कोई नहीं। संविधान में लिखा है कि भाई जो मौलिक अधिकार हैं नागरिकों के, वो मिलने ही चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत आदेश जारी करेगा, जांच करेगा, आदेश जारी करेगा, भैया फलाना का मौलिक अधिकार है, वापस लौटाओ उसको, उस पर लागू करवाओ, प्रवर्तित करवाओ। बात को समझ गया? 3 और 4 में अंतर पक्का है? पक्का ना? हाँ, यही भाग 3 और 4 का अंतर है। फिर हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे भाई मौलिक अधिकार, थोड़ा सा इसको देख लो। अधिकार भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार। अधिकार यानी कि राइट्स, अधिकार यानी कि राइट्स। राइट्स, सबसे पहले राइट्स देखो, अधिकार। क्या आपको लगता है कि आपको कोई भी अधिकार यदि ना दिए जाएं तो आप जी पाओगे पृथ्वी पर? अगर आपके पास कोई भी मानवीय अधिकार नहीं होंगे ना, आप जी नहीं पाओगे। अधिकार बहुत ज़रूरी है मानव के भौतिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए या मानसिक विकास के लिए मनुष्य के अधिकार का होना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई अधिकार ही नहीं है, मान लो आपको खाना खाने का अधिकार नहीं, आपको पानी पीने का अधिकार नहीं, आपको पूजा करने का अधिकार नहीं यदि आप आस्तिक हो,
आपको साला कहीं भी घूमने का अधिकार नहीं है, तो आप तो नरकी जीवन हो जाएगा, आप जी पाओगे? आपका विकास किसी तरह से संभव नहीं है अधिकार के बिना ना। लेकिन भाग 3 क्या सिर्फ अधिकार की बात कर रहा है? नहीं, भाग 3 आपके मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। मौलिक अधिकार कैसे अलग हो गया? इसके 2 एंगल हो सकते हैं। मौलिक अधिकार का मतलब वो अधिकार जो आपके मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए फंडामेंटल है, मौलिक है, बिना उसके संभव ही नहीं है। और एक दूसरा एंगल कि भाग 3 जो ये मौलिक अधिकार दे रहा है, वो इस पृथ्वी पर ध्यान रहे क्या बोल रहा हूं, इस पृथ्वी पर यदि कोई जीव मानव योनि में जन्म लेता है तो नैसर्गिक रूप से भारत का संविधान भाग 3 के माध्यम से उन्हें कुछ अधिकार दे देता है। क्या बोला मैं? पृथ्वी पर कोई भी मानव, इसका मतलब ये हुआ कि भारत का संविधान मौलिक अधिकार न सिर्फ भारतीय नागरिकों को देता है, बल्कि विदेशी नागरिकों को भी देता है, विदेशी नागरिकों को भी देता है। समझ गए? लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ये भारत का संविधान है तो केवल भारतीय नागरिकों को देता हो, नहीं, विदेशी नागरिकों को भी देता है। लेकिन ये बात अलग है कि आप बाद में पढ़ोगे कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में, वो सारे के सारे विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होते, है ना। कुछ तो बायस होगा, कुछ तो होगा ना। तो सारे अधिकार तो भारतीय नागरिकों को हैं, लेकिन उनमें से कुछ अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है ना। अभी जैसे मान लो, समझाता हूं कैसा अधिकार। भारत के नागरिकों को जब कोई सरकारी नौकरी निकलती, चाहे केंद्र सरकार की चाहे राज्य सरकार की, इसी के लिए तो तैयारी कर रहे हो आप, आपका एक मौलिक अधिकार है, आपको समान अवसर की समानता मिले, समान अवसर मिले ना। हम लोग भारतीय नागरिक हैं, आप एलिजिबल हो, जो रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी और योग्यता जो मांगा है, आप अप्लाई हो तो आपको फॉर्म भरने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपका मौलिक अधिकार है। अगर कोई रोकता है सीधे सुप्रीम कोर्ट भाग जाओ, साहब मोर मौलिक अधिकार छीना थे, सुप्रीम कोर्ट तुरंत अरे रोगा, साले संविधान से ऊपर जाता, एक मौलिक अधिकार लौटा, वो तुम्हारा मौलिक अधिकार लौटाएगा ना। लेकिन हमारा समारोह, मेरा कैरेक्टर है, बार बार आएगा समारोह, समारू मरकाम हमारे बस्तर का, छत्तीसगढ़िया ठेठ। समारू मरकाम के जीवन के 2 ही उद्देश्य थे। एक टाइटैनिक वाली जो हीरोइन थी, उसका नाम क्या था? टाइटैनिक, अच्छा चलो छोड़ो। अभी एक सिंगर थी कैटी पेरी, अंतरिक्ष में गई थी ना, उसको सपना था कि एक तो कैटी पेरी से बिहाव करना और दूसरा पटवारी बनना। तो एक सपना पूरा हो गया। कैटी पेरी घूमने आई बस्तर, समारू मरकाम को देखी, मोहा गई, उससे शादी कर ली और उसको ले गई अमेरिका। अमेरिका में सेटल हो गया समारू मरकाम, धीरे से वहाँ का नागरिकता भी मिल गया उसको, अब वो अमेरिकी नागरिक हो गया। और भारत का कोई नागरिक यदि किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो स्वतः ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। अब समारू मरकाम अमेरिकी नागरिक है, ना कि भारतीय नागरिक। ठीक, अमेरिकी नागरिक हो गया, मजे में वहाँ है ना। कैटी पेरी बढ़िया करोड़ों अरबों रुपया कमा रही है, वो मजे में वहाँ काट रहा है। पृथ्वी का सबसे खुशकिस्मत इंसान हो गया वो, कुछ नहीं करना पड़ा, हॉलीवुड की हीरोइन से, पॉप सिंगर से शादी कर लिया और सेटल हो गया। छत्तीसगढ़ में पटवारी फॉर्म निकला, अब वो फॉर्म भरा थे ना, उसको खबर मिला, फॉर्म भरे थे पटवारी का, फॉर्म रिजेक्ट, भागे भागे आया और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मेरे को पटवारी बनना था, मैं फॉर्म भर रहा हूँ और फॉर्म नहीं भरा थे, मोर मौलिक अधिकार के हनन होते। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा बेटा ते भारतीय नागरिक हस नहीं हो, तो बेटा भाग ते आधा अधूरा जानथस।
संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को भी देता है, लेकिन ये वाला जो अधिकार है ना, अनुच्छेद 15, ये केवल भारतीय नागरिक पर है। संविधान में स्पष्ट लिखा है कि अनुच्छेद 15 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, ये मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशी नागरिक अब ते विदेशी हो गया है ना। तो तोला पटवारी के एग्जाम में एग्जाम में नहीं बैठ सका। अब वो क्या कर सकता, फिर वापस चला गया फ्लाइट पकड़ के कैटी परी के पास। फिर कैटी परी वाला समझाते, है ना, देख छोटू कहा है कि मैं इतनी अरबपति हूँ, और ते जात हस पटवारी बने पर मोर नाक कटवावे का, है ना, चुपचाप यही मेरे पड़े रह, मैं कमा के लात हूँ, खा, है ना, घूम फिर मजा कर। ठीक, भाग 3 और भाग 4 समझ गए। अच्छा, तो मूलतः आपने देखा कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं, जैसे आपको कुछ मौलिक अधिकार देख लीजिए आप। भाग 3 आपको ना 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देता है। कितने प्रकार के? 6। एक समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा शोषण का अधिकार ना। आपको एक और मौलिक अधिकार है शोषण करने का, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार ना, साला शोषण का अधिकार पढ़ोगे तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। मोर मौलिक अधिकार है मैं शोषण करूं ना, वो नहीं, शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको दिए गए। लेकिन प्रारंभ में ऐसा नहीं था। जब मूल संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब जो है हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। 7। ये बीच में एक और अधिकार था संपत्ति का अधिकार, यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ये पहले था, अब नहीं है, पहले था। ये संपत्ति का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे एक संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से हटा दिया गया। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970। समझ गए? 44वें क्रम का संविधान संशोधन 1978 में हुआ। और संपत्ति के जो अधिकार आपका मौलिक अधिकार था, इसे यहाँ से हटा दिया गया और इसे भाग 12 में शामिल कर दिया गया। भाग 12 में एक नया अनुच्छेद बनाया गया, अनुच्छेद 300 क या 300 कैपिटल ए, और यहाँ डाल दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार कभी आपका मौलिक अधिकार था, भाग 3 में था, लेकिन सरकार ने एक संविधान संशोधन किया 1978 में और संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से निकाल दिया और भाग 12 में शामिल कर दिया। तो संपत्ति का अधिकार अब भी आपका अधिकार है, लेकिन मौलिक नहीं है ना। जो भी अधिकार आपके भाग 3 में दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार है, लेकिन भाग 3 के अलावा संविधान में यत्र तत्र जो कुछ और भी अधिकार हैं आपको, कुछ और भी अधिकार आपको हैं, लेकिन उन अधिकारों को विधिक अधिकार कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? विधिक अधिकार। अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जब बात अधिकारों की हो रही है, अधिकार, तो अधिकार के प्रकार देखिए आप। संवैधानिक अधिकार। कैसे अधिकार? संवैधानिक, मतलब जो अधिकार संविधान ने दिए हैं वो संवैधानिक अधिकार हो गए। और एक अधिकार होता है सांविधिक अधिकार। सांविधिक, स्टैट्यूटरी राइट्स। स्टैट्यूटरी राइट्स। और यहां संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। यहां संवैधानिक अधिकार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। संवैधानिक अधिकार भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक मतलब फंडामेंटल। और एक हो सकता है लीगल राइट्स, मतलब विधिक अधिकार। विधिक, विधिक या वैधानिक अधिकार। वैधानिक, इन्हें क्या कहते हैं हम? लीगल राइट्स। लीगल राइट्स। जो अधिकार भाग 3 में दिया गया है, जितने भी अधिकार भाग 3 में, वो सब आपके क्या है? मौलिक अधिकार। वो सब आपके मौलिक अधिकार। लेकिन भाग 3 के अलावा, भाग 3 के अलावा, 3 के अलावा संविधान में और जगह अन्य संवैधानिक अधिकार, ये क्या कहलाते हैं आपके? विधिक अधिकार। अन्य संवैधानिक अधिकार, जैसे उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 326 में है मत देने का अधिकार। कौन सा अधिकार? मत देने का अधिकार। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मत देने का अधिकार। ये आपका कैसा अधिकार है? मौलिक है कि विधिक अधिकार? विधिक अधिकार। दूसरा संपत्ति का अधिकार 300 का, यहां पर क्या है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। जबकि इधर बहुत सारे अधिकार है। समानता का अधिकार, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता का अधिकार ना, आरक्षण का अधिकार भी यही है। जैसे आप समझोगे अनुच्छेद 16 में, सॉरी 15 में नहीं था ना, सरकारी नौकरी का अधिकार 16 में है। 15 में तो आपके जाति, वंश, धर्म और ये सब के स्थान, इसके आधार पर भेदभाव का निषेध का अधिकार है। वो गलत बोल गया था ना समारोह के समय। 16 है सरकारी नौकरियों में अवसर का समानता का अधिकार, अनुच्छेद 16। ये सब अधिकार हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? पहले इसको देख लो। सांविधिक अधिकार, ये वो अधिकार है जो विधि बनाकर आपको दी गई है। विधि, संसद ने विधि निर्माण किया है, विधि बनाया है, और विधि द्वारा जो आपको अधिकार दिया है उसे क्या कहते हैं हम? सांविधिक अधिकार। जैसे आपको एक अधिकार है, उदाहरण बताता हूं, आरटीआई। आरटीआई को क्या बोलते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। आप सरकारी प्राधिकरणों से सूचना मांग सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया? एक सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया, आरटीआई एक्ट संसद ने पारित किया 2005 में। और 2005 ये कानून, ये विधि बनाकर आपको ये अधिकार दिया है। तो कैसा अधिकार हो गया ये? सांविधिक अधिकार। बात क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो? अगर अभी समझ जाओगे संसद अधिनियम कैसे बनाती है, अधिनियम क्या होता है, सब समझ जाओगे अगली क्लास में। सरकार ने यदि विधि बनाकर, कानून बनाकर कुछ अधिकार दिए हैं आपको, तो वो कैसा अधिकार हो गया? सांविधिक ना। और यदि संविधान में उन अधिकारों का वर्णन है तो कैसा अधिकार हो गया? संवैधानिक अधिकार। लेकिन संवैधानिक अधिकार भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक मौलिक अधिकार, मतलब जो भी अधिकार भाग 3 में दिए हैं वो आपके मौलिक अधिकार है। लेकिन भाग 3 के अलावा 22 भाग हैं, अन्य जगह भी कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं। वो सारे अधिकार कैसे अधिकार हैं? विधिक अधिकार। क्लियर है? कोई शंका? अब ये देखो भाग 3 और 4 में अंतर क्या है भाई? अगर ये अधिकार आपका छीना जाता है, अगर कोई आपका ये अधिकार छीनता है, कोई भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पुलिस थाना, कोई भी अधिकार आपका छीनता है, तो आप
न्यायालय द्वारा इन अधिकारों को प्राप्त करोगे। न्यायालय की जिम्मेदारी फिर बनती है आपके अधिकार को लौटाना, लेकिन सामान्य न्यायालय प्रक्रिया से होगा। किस प्रक्रिया से होगा? सामान्य न्यायालय प्रक्रिया। सामान्य न्यायालय प्रक्रिया मतलब भैया पहले जिला स्तर पर न्यायालय होता है। जिला स्तर पर न्यायालय होता है, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, ऐसा न्यायालय आप देखोगे, सुने होगे, है ना। बस अंतर ये होता है कि सत्र न्यायालय में फौजदारी मामले चलते हैं। कौन से मामले? जिनको क्रिमिनल केस कहते हैं हम। और जिला न्यायालय में कौन से मामले? दीवानी मामले, दीवानी, जिसको हम लोग सिविल केस कहते हैं, दीवानी, ये जिला स्तर पर होते हैं। दोनों ही न्यायालय के अगर न्यायाधीश ने निर्णय दिया और आप असंतुष्ट हो तो आप क्या करते हो? जिला न्यायालय से अपील करते हो और आपका केस कहाँ जाता है? उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय चला जाता है, हाई कोर्ट। फिर हाई कोर्ट में चलेगा 6-7 साल, फिर हाई कोर्ट का जज निर्णय देगा। अब आप उच्च न्यायालय से भी असंतुष्ट हो तो सारे भारत के उच्च न्यायालयों के आप अपील करते हो, कहाँ चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ चला जाता है? सर्वोच्च न्यायालय केस चला जाता है, फिर यहाँ निर्णय। अब भाई ये अंतिम न्यायालय है, इसके बाद कोई न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय फिर निर्णय देगा, मानना होगा। ये प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया। तो आपका यदि कोई अधिकार छीनता है, विधिक अधिकार, तो आप जिला स्तर से शुरू करोगे। लंबी प्रक्रिया में आप सर्वोच्च न्यायालय पहुंच पाओगे 15-20, हाँ 15-20 साल लग जाते हैं ना। लेकिन आप सोचिए कि मौलिक अधिकार को कितना महत्व दिया गया। मौलिक अधिकार यदि कोई छीनता है आपका, तो यहां पर 2 प्रावधान हैं, एक अनुच्छेद 32 और एक अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, सीधा सर्वोच्च न्यायालय, सीधा। इन अधिकारों के लिए आप कितना लंबी प्रक्रिया से गुजर के पहुंचोगे। लेकिन अगर आपका कोई मौलिक अधिकार छीनता है तो सीधे अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ चले जाओगे? सुप्रीम जा सकते हो आप। लेकिन आपके पास एक और विकल्प है, इसके तहत आप अपने राज्य के उच्च न्यायालय भी जा सकते हो, उच्च न्यायालय भी जा सकते हो। 2 विकल्प हैं आपके पास। लेकिन भैया एक विकल्प है ना, आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो ना। तो संविधान के निर्माणकर्ताओं ने भाग 3 को, मौलिक अधिकारों को कितना महत्व दिया है, समझ जाओ आप। आपके मौलिक अधिकार कितने जरूरी हैं संविधान की नजर में, है ना। सीधे जा सकते हो आप। आपके पास 2 विकल्प हैं। अनुच्छेद 226 के तहत या तो अपने राज्य के उच्च न्यायालय में केस दायर कर दो, या अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च अनुच्छेद 32 स्वयं आपका एक मौलिक अधिकार, आपको पता है, स्वयं एक मौलिक अधिकार। कैसे? ये देखो, ये दिख रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत एक अनुच्छेद है 32। मतलब यदि राज्य आपका मौलिक अधिकार छीनता है तो आपको सर्वोच्च न्यायालय जाकर उसे वापस प्राप्त करने का भी मौलिक अधिकार है। इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय जाओगे, केस फाइल करोगे, साहब मोर मौलिक अधिकार छीने हैं रोगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट मना कर पाएगा? नहीं, क्योंकि आप वो आपका स्वयं एक मौलिक अधिकार है। 226 के तहत भी विकल्प है आपके पास। आई कहां चल दिस, कहां गिस, ये देख, आप उच्च न्यायालय जा सकते हो। आप लगता है दिल्ली अब्बर दूर है, दूरिया है, बिलासपुर जाऊं, बिलासपुर पहुंच गए। बिलासपुर हो सकता है कि आपको मना कर दे कि भैया देख भाई, तो सुप्रीम कोर्ट जा, आपका केस लेने से शायद मना कर दे। क्यों मना कर सकता है? ऐसे मना नहीं करेगा, लेकिन मना कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 226 आपका मौलिक अधिकार नहीं है। 35 तक तो खत्म हो गया ना मौलिक अधिकार, ये अनुच्छेद 26 है, तो ये आपको खुद एक विधिक अधिकार है ना, समझ गए। अगर आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप किसके तहत जाओगे? 32 के तहत। समझ गए आप, है ना। आई पगले, तुम लोग को 9-10 से पहले घुसना नहीं चाहिए, तो तुम लोग घुस जाते हो पहले ही।
नहीं आप घुस गया तो फिर आराम से बैठो शांति से। ये बात क्लियर हो गई? ये है आपका संविधान। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और संविधान के भाग दर भाग डिटेल में करते जाएंगे ना। फिर देखो भाग 4 के बाद भाग 4 का जुड़ा, भाग 4 का। जहां भी ऐसा क ख ग घ अगर आपको ऐसा दिखे, इसका मतलब क्या है? क्या ये मूल संविधान में था? नहीं था। मतलब बाद में संविधान संशोधन कर इसे संविधान में जोड़ा गया है। और इसका शीर्षक क्या है? मूल कर्तव्य। क्या है ये? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज है ये। मतलब अब क्या हुआ, केंद्र में बैठे सरकार ने सोचा कि साला संविधान मौलिक अधिकार दे दे, लेकिन नागरिकों का कुछ कर्तव्य भी तो होना चाहिए कि बस अधिकार अधिकार ले रहे हैं और कर्तव्य कुछ है ही नहीं। तो तय किया कि क्यों ना संविधान में कुछ कर्तव्य भी जोड़े जाएं, नागरिकों के मूल कर्तव्य। उसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 42वां। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। 1976 में और 1977 से मूल कर्तव्य लागू कर दिए गए। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं इसमें? 11। कितने मूल कर्तव्य? 11। तो अब संविधान में 11 मूल कर्तव्य भी हैं। हालांकि शुरुआत में जब ये जुड़ा था तब 10 ही कर्तव्य थे, एक बाद में 11वां जोड़ा गया है ना। कि जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, मतलब अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। अब एक बच्चा है छोटा 6 साल का ना, चड्डी में घूमा थे जेबरा वाले, ऐसा धारी धारी चड्डी बच्चा मन पहन थे, जो हमन पहने हो वो बचपना में, मत पहने रहे हूँ। एक अधिकार है उसका ना, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का एक मौलिक अधिकार है उनका। लेकिन 6 वर्ष का बच्चा जो अभी पिछवाड़ा नहीं धो सकता, वो जाएगा क्या मोर मौलिक अधिकार दो, मोर प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दो? वो तो नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर एक 11वां कर्तव्य जोड़ा गया कि अभिभावकों का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं, मतलब स्कूल तक लेके तो जाएं। फिर वो सरकार की जिम्मेदारी है, उनको निःशुल्क शिक्षा देगी। लेकिन बच्चा खुद ब खुद थोड़ी स्कूल पहुंच जाएगा चड्डी पहने हुए कि मोला मोर मौलिक अधिकार दो, मोला मौलिक अधिकार दे है सरकार, हम मोला प्राथमिक शिक्षा दो निःशुल्क। तो इस प्रकार से कुछ मूल कर्तव्य भी तय किए गए हैं, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से संविधान आगे बढ़ता है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे बार बार अधिनियम विधेयक के सब आ रहे हैं, संसद काम कैसे करती है इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, खत्म करेंगे, फिर टॉपिक में पहुंच जाएंगे। फिर भाग 1 भाग ऐसे ऐसे कहानी आगे बढ़ती। ठीक, तो कल आई इस कन्या को भी समस्या है, अभी धीरे धीरे आदत पड़ेगी। तुम उठी थी सुबह, धीरे धीरे पड़ेगा, कोई बात नहीं, परिवर्तन धीरे धीरे आता है।